आज हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 और कार्यभारित आकस्मिकता सेवा के नियमों में भी अगर किसी को पेंशन दी जानी है शासकीय सेवक को, तो पेंशन की स्वीकृति और उसके भुगतान के बारे में क्या प्रक्रिया होती है। बेसिकली ये जो प्रश्न है वो कौशल्य सॉफ्टवेयर जो अभी हम FMIS इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लेकर के है कि उसके लिए अगर उसके माध्यम से हमको पेंशन स्वीकृत करनी है तो हमें किस प्रकार से उसको प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम जब भी ये प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो इसकी शुरुआत सबसे पहले जो शासकीय सेवक है उसके आवेदन से होती है। पहले ये आवेदन मैन्युअली दिया जाता था। अब ये ध्यान रखना है कि सितंबर 2022 से ये मैंडेट हो गया है कि ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से ही ये जो पेंशन प्रपोजल होगा वो आगे किया जाएगा। तो इस प्रोसेस में एक चीज़ रहेगी DDO के कार्यालय में होने वाली, कार्यालय प्रमुख या आहरण संवितरण अधिकारी के कार्यालय में होने वाली, और एक रहेगी जो पेंशन प्राधिकृत कर्ता अधिकारी हैं जिनको हम संभागीय पेंशन अधिकारी और जिला पेंशन अधिकारी के नाम से जानते हैं, उनके कार्यालय की प्रक्रिया रहेगी। इसमें हम ये जानते हैं कि जब भी शासकीय सेवक जो रिटायर होने वाले हैं तो अगले 24 माह के भीतर जो भी सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक हैं, आगामी 24 माह यानी 2 साल के भीतर जो भी शासकीय सेवक रिटायर होने वाले हैं उनकी एक सूची तैयार करनी चाहिए। जो भी कार्यालय प्रमुख और आहरण संवितरण अधिकारी हैं उनको ये तैयार करके रखना चाहिए ताकि उनका जो पेंशन प्रपोजल है वो स्मूथली पूरा प्रोसेस हो सके और उनको समय पे जो पेंशन स्वतः मिलने हैं वो दिए जा सकें। जो 24 माह पहले शासकीय सेवकों की एक ऐसी सूची तैयार की जाएगी और शासकीय सेवक को जो पेंशन फॉर्म उसको खुद जनरेट करना होगा, अपने लॉगिन से आवेदन करना रहेगा। ये सुविधा उसके पास में सेवानिवृत्ति के 24 माह पहले से उपलब्ध रहेगी और अपने लॉगिन और आईडी पासवर्ड से वो ESS मॉड्यूल का उपयोग करके पेंशन के संबंध में जो भी आवश्यक विवरण है वो दर्ज करेंगे। पेंशन फॉर्म जब भी सबमिट करना होगा शासकीय सेवक को तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो नॉमिनेशन वगैरह सब पूर्ण करके रखे, और नॉमिनेशन पूर्ण करने के लिए ज़रूरी है कि जो परिवार का विवरण है, फैमिली डिटेल है, वो भी उसको IFMIS सॉफ्टवेयर में ESS मॉड्यूल, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मॉड्यूल के माध्यम से कंप्लीट करना होगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फैमिली डिटेल तभी नॉमिनेशन इसमें कंप्लीट हो पाएंगे। और ये चीज़ें जब ESS प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ही ये जो पेंशन वाला फॉर्म है वो आगे प्रोसेस कर सकता है कोई भी शासकीय सेवक। तो इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन होता है फैमिली डिटेल देने में या नॉमिनेशन में तो कार्यालय प्रमुख को 1 माह के भीतर ही उसका निराकरण करना पड़ेगा, स्पेशली जहाँ शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति अगर उसके मद्देनज़र है तो उसका निराकरण 1 माह में कार्यालय प्रमुख को कर देना चाहिए। और कार्यालय प्रमुख द्वारा आगामी 24 माह में जो भी सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक हैं उनके पेंशन पे जो भी ऐसी गतिविधियां हैं जो उनकी पेंशन पे इफेक्ट डालेंगी, चाहे ऐसा कोई अवकाश हो जो स्वीकृत नहीं किया गया हो, कोई निलंबन की अवधि है जिसका निराकरण नहीं किया गया हो, किसी प्रकार की वेतन में बढ़ोतरी हो रही है, कमी हो रही है, या कोई वसूली की संभावना है, तो सभी की जांच कर लेनी चाहिए ताकि जो पेंशन प्रपोजल है वो पूरा क्लियर रहे, उसमें किसी प्रकार की इस प्रकार की आपत्तियों की कोई गुंजाइश न रहे। तो वेतन पर प्रभाव डालने वाली जो भी चीज़ें हैं उनकी जांच पड़ताल करके उसे अद्यतन और निराकृत स्थिति में लाना चाहिए। शासकीय सेवक से भी ये अपेक्षा की जाती है कि कम से कम 3 माह पहले वो अपना जो पेंशन का आवेदन पत्र है उसको वो जनरेट कर दे, और यदि कोई शासकीय सेवक सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करना जानता है, उससे हो नहीं पाता है, तो उसको कार्यालय प्रमुख को अपना एक आवेदन पत्र देना चाहिए कि हम इस प्रकार का इसको नहीं भर पा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं सॉफ्टवेयर में। तो फिर पेंशन प्रपत्र के लिए वो लिखित में इस प्रकार का आवेदन देंगे और कार्यालय प्रमुख फिर वेरीफायर के माध्यम से ऑन बिहाफ फैसिलिटी जो कार्यालय प्रमुख के पास अवेलेबल है, तो वेरीफायर के माध्यम से वो जो अगर ऐसा कोई शासकीय सेवक है जो इसका उपयोग नहीं कर पा रहा है सॉफ्टवेयर का, तो फिर वेरीफायर के माध्यम से पेंशन का आवेदन पूर्ण करवाया जाएगा। और ऑनलाइन जब ये आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो वेरीफायर को जांचने का काम होता है, उनको विधिवत जांचना रहेगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जब वो ये पाते हैं वेरीफायर कि ये सभी प्रकार से ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है तो वो इस पेंशन प्रपोजल को कार्यालय प्रमुख की ओर अग्रेषित कर देते हैं। अगला इसमें ये रहेगा कि कार्यालय प्रमुख भी उन विवरणों की एक बार जांच करेंगे, देखेंगे कि वास्तव में सभी जो कमियां हैं किसी प्रकार की नहीं हैं, और यदि रही भी हैं तो उसको पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। और अगर वो ये पाते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है तो फिर वो पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को आगे भेज देंगी ये प्रपोजल। और पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी से आशय है कि संभागीय पेंशन अधिकारी या जिला पेंशन अधिकारी की तरफ इसको मूव कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। और इसके बाद में फिर हमें ये देखना होता है कि जो पेंशन अदायगी आदेश जारी करना है कोषालीन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, वो किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस हमने पढ़ी है वो कार्यालय प्रमुख या आहरण संवितरण अधिकारी के कार्यालय में होने वाली प्रोसेस है। जो सबसे पहले शुरुआत उसकी होगी शासकीय सेवक के खुद के आवेदन से। यदि वो नहीं करना जानता है तो फिर उसको लिखित में अनुरोध करना होगा कार्यालय प्रमुख से, तो वेरीफायर के माध्यम से प्रोसेस शुरू होगी। इसके बाद जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद में इसको कार्यालय प्रमुख के द्वारा भेज दिया जाता है पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी को। तो वहाँ पे इसकी कैसी प्रोसेसिंग होती है जिसके माध्यम से इसका भुगतान करने की स्थिति में आया जाए। तो पीपीओ जब जारी करना होता है तो जब पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में ये ऑनलाइन प्रकरण प्राप्त होते हैं तो उनको जो भी पेंशन संबंधी गणनाएं की जाना आवश्यक है, अर्थदायी सेवा उसमें देखना है और नियमित सेवाएं होना चाहिए ये देखना है, कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो हरकारी नहीं हैं, और जो वेतन निर्धारण हुए हैं समय समय पर उन सभी का परीक्षण करना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पेंशन की गणना करनी है तो ये चीज़ें तो चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिर ये भी देखना है कि नॉमिनेशन कंप्लीट है, जो पात्र होते हैं उन्हीं के लिए नॉमिनेशन किया गया है, और उनके संबंध में भी जो कागजात ज़रूरी हैं वो इसमें इनक्लोज्ड हैं। तो ये सभी जांच करेंगे वहाँ पर सहायक पेंशन अधिकारी, वो देखेंगे और अपनी टीम के साथ में वो जो पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी हैं उनको ये प्रपोज़ल आगे करेंगे। और जो पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी प्रकरण का वो भी परीक्षण करेंगे। अगर उनको ये लगता है कि ये प्रकरण अनुमोदन करने योग्य है तो उसको अनुमोदित कर देंगे। अनुमोदित करने के बाद में पेंशन प्रकरण का पीपीओ का प्रिंट निकाला जाएगा। उस पे जो भी पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी हैं, यानी संभागीय पेंशन अधिकारी या जिला पेंशन अधिकारी, तो अपने सिग्नेचर करेंगे, वो हस्ताक्षर करेंगे अपने। और यदि ऐसा नहीं है, पेंशन प्रकरण में कोई त्रुटि आ रही है, तो फिर कार्यालय प्रमुख को इसको सुधार के लिए वापस किया जाएगा। सुधार के बाद जब प्राप्त होगा और उससे सहायक पेंशन अधिकारी और पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी संतुष्ट हैं तो फिर वो उसको आगे पीपीओ को जारी करने के लिए अनुमोदन करेंगे। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी जो पेंशन प्राधिकार पत्र है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, उसको सशर्त जारी नहीं किया जाएगा। कि अगर किसी प्रकार की वसूली बन रही है तो ये कर दिया जाए कि वसूली की शर्त पर, या कोई निलंबन है जिसका निराकरण नहीं हुआ है उसके लिए ये शर्त तय कर दी जाए कि निलंबन का निराकरण किए जाने की शर्त पर। तो इस तरीके से नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेंशन प्राधिकार पत्र जारी हो रहा है वो एक तरीके से अंतिम चीज़ है। इसके बाद में फिर उसकी कोई ये संभावना नहीं रहेगी कि हम पेंशन से कोई वसूली कर लें, या अगर कोई जिस हिसाब से हमने अनुमान लगा कर के इसको जारी किया है, शर्त के साथ जारी किया है, वो उसी हिसाब से निराकृत हो जो हम सोच रहे हैं। इसीलिए इसमें शर्त के साथ में जारी नहीं किए जाने के निर्देश हैं। और जहाँ कहीं ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि बहुत ही विशेष प्रकरण हैं जिसमें पूर्वानुमानित पेंशन दी जानी है या पूर्वानुमानित परिवार पेंशन दी जानी है, तो उसकी स्वीकृति लेनी होगी। जो पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी हैं उसे स्वीकृति लेनी होगी। और इसका आशय कुल मिला के ये है, आहरण तो कार्यालय प्रमुख को ही करना होता है दोनों इन पेंशन का, पूर्वानुमानित पेंशन या पूर्वानुमानित परिवार पेंशन। लेकिन ये चीज़ है कि इस प्रकार के प्रकरणों को फाइनलाइज किया जाए, ये उद्देश्य है वित्त विभाग का। और अगर किन्हीं कारणों से नहीं हो रहे हैं तो वो कारण जेनाइन होने चाहिए, तभी इसमें मतलब पेंशन प्राधिकृतकर्ता अधिकारी स्वीकृति देंगे कि क्या कारण है जब ये पेंशन के जो प्रकरण है वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं। अब सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन प्राधिकार पत्र जारी होता है, अगर उसका सारांशीकरण कराना है तो कोषालय सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है कार्यालय प्रमुख को।
पीपीओ नंबर अगर एक बार मिल जाता है पेंशनर को, तो पीपीओ की सारी जानकारी उसको उस नंबर के माध्यम से कोषाली सॉफ्टवेयर से वो देख सकता है कि क्या क्या चीज़ें उसमें कैलकुलेट हो रही हैं, क्या उसको मिल सकता है। अब इसके बाद में पेंशन प्राधिकार पत्र जब जारी हो जाता है तो फिर उसको भुगतान करने की क्या प्रोसेस है। तो हम ये जानते हैं कि जो सेवानिवृत्त शासकीय सेवक है उसका जो प्रथम पेंशन भुगतान है और अन्य स्वत्व जो है उनके आहरण के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। तो पेंशन प्राधिकृत कर्ता जो अधिकारी रहेंगे जिनके कार्यालय से ये पीपीओ इश्यू हुआ है, वो शासकीय सेवक की पहली पेंशन के लिए और अन्य जो स्वत्व हैं जो पेंशन से रिलेटेड हैं, डीसीआरजी है या कम्यूटेशन है, उसके आहरण के लिए वो देयक तैयार करेंगे और कोषालय के लिए भुगतान के लिए भेजेंगे उसको। जैसे एक कार्यालय में डीडीओ तैयार करते हैं अपने अधीनस्थों के लिए और स्वयं के लिए वेतन देयक, उसी प्रकार से ये पेंशन देयक तैयार करेंगे और कोषालय को भेजेंगे। और देयक तैयार करते समय ये भी देखना है कि जितनी भी वसूलियाँ इससे की जानी उनका समायोजन किया गया हो। अगर किसी प्रकार की पूर्वानुमानित पेंशन परिवार पेंशन दी गई है तो उसका भी इसमें समायोजन करना चाहिए, तो उसको माइनस करके फिर अगला भुगतान किया जाएगा। तो ये चीज़ देखना आवश्यक होती है जब भी इसका भुगतान किया जाएगा। और पेंशन के प्रथम भुगतान के बाद में ये जो फाइल होती है जिस बैंक से जो सेवानिवृत्त शासकीय सेवक है वो अपनी पेंशन लेना चाहता है, उस खाते में फिर इसको उस बैंक शाखा में भेज दिया जाता है इस फाइल को। अगर पेंशन भोगी सेवा में रहते हुए जिस बैंक से वेतन प्राप्त कर रहा था उसी खाते में वो अपनी पेंशन का भी भुगतान प्राप्त करना चाहता है, तो फिर उसको व्यक्तिगत रूप से पेंशन कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उन्हीं प्रकरणों में जहाँ पर वेतन खाते से अलग किसी खाते में पेंशन का भुगतान प्राप्त करना चाहता है सेवानिवृत्त शासकीय सेवक, तो फिर उसको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है। यदि ऐसी स्थिति है कि वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहा है और उसका जो पेंशन खाता है वो वेतन खाते से अलग है, तो इसमें संचालक पेंशन को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो व्यक्तिगत उपस्थिति से जो सेवानिवृत्त शासकीय सेवक है उसको छूट दे सकता है। पर इसके कारण उस शासकीय सेवक को बताने होंगे, लिखित में उसको अनुमति लेनी होगी। और ग्रेचुटी का जब भी भुगतान किया जाएगा डीसीआरजी का मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान, उसका जब भी भुगतान किया जाएगा तो ये आवश्यक है कि ये देख लिया जाए कि शासकीय सेवक के पास अगर कोई शासकीय आवास गृह रहा था तो उसको उसने रिक्त कर दिया हो और कोई किराया भुगतान उसका बाकी नहीं हो। क्योंकि इसके संबंध में ये है कि यदि उसको कोई शासकीय आवास गृह दिया गया है और उसने उसे रिक्त नहीं किया है, उस पर कोई किराया निकल रहा है जो उसने भुगतान नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में ग्रेचुटी का भुगतान नहीं किया जाएगा उस समय तक के लिए जब तक कि अमांग प्रमाण पत्र ऐसी स्थिति में मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि शासकीय आवास गृह उसने रिक्त नहीं किया है। तो जब शासकीय आवास गृह रिक्त करेंगे तब अमांग प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसके बाद में ही उसकी ग्रेचुटी का भुगतान किया जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी शासकीय सेवक को शासकीय आवास गृह आवंटित नहीं रहा है तो फिर ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेचुटी का भुगतान करने के लिए जब चूंकि उसको आवंटित ही नहीं है तो फिर हम नहीं कहेंगे कि आप आवास संबंधी अमांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि जब आवंटित ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि अमांग प्रमाण पत्र में उसका उल्लेख ही नहीं आएगा। तो ये खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए परिशिष्ट 12 के अंतर्गत, जिसमें हमने मुख्य रूप से 3 चरण उसके पढ़े। पहला ये कि कार्यालय प्रमुख को शासकीय सेवक से किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन लेना है, कैसे वेरीफायर प्रोसेस करेंगे और कैसे कार्यालय प्रमुख उसको आगे पेंशन कार्यालय में भेजेंगे। इसके बाद में पेंशन कार्यालय में वो सहायक पेंशन अधिकारी के पास में जाएगा, फिर संभागीय पेंशन अधिकारी, जिला पेंशन अधिकारी जो भी उस कार्यालय में कार्यालय प्रमुख है उनके पास जाएगा, और अगर कोई कमी नहीं है तो पीपीओ इशू किया जाएगा, जारी किया जाएगा, प्रिंट निकाला जाएगा उसका, उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और इसके बाद में हम तीसरे चरण में देखते हैं कि ये जो पीपीओ हैं उसके भुगतान की प्रोसेस क्या होती है। तो हम जानते हैं कि पहला भुगतान पेंशन प्राधिकृत कर्ता कार्यालय के द्वारा ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अगर पहले भुगतान किया गया है तो उसका समायोजन करते हुए। मैं आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा परिशिष्ट 12, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कार्यालय में काम करने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बावजूद अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।